नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अध्ययन कार्य हमने शुरू किया हुआ है, तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। रोडा कृत राउलवेल, जो पिछली वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ा था, रोडा कवि के द्वारा लिखी गई रचना राउलवेल के बारे में कि जो एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और एक शिलांकित कृति है, पत्थरों पर अंकित है, शिलालेख है ये। तो रोडाकृत जो राउलवेल है, रचना है, जिसका समय है 11वीं शताब्दी, ये एक लौकिक श्रृंगारी काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। अंतःपुर जो महल में एक विशेष कक्ष होता है जो राजा की रानियों के लिए बनाया जाता है, उसको अंतःपुर बोलते हैं। तो उसमें जो विभिन्न प्रदेशों की रानियां हैं उस अंतःपुर में, उसका वर्णन यहाँ पर इस रचना में किया गया है। राउलवेल में से नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। देखिए, नखशिख वर्णन जो परंपरा हिंदी काव्य में है, यानी नायिका के पैर के नाखून से लेकर उसके सिर तक के सौंदर्य का वर्णन करना, ये जो श्रृंगार परंपरा है, इसका आरंभ रोडा कवि की जो रचना है राउलवेल, उससे माना जाता है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले कवि की जो पहली रचना है वो है संदेश रासक, जिसका समय है 13वीं शताब्दी और इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं अब्दुल रहमान और उनकी रचना का नाम है संदेश रासक। यह पुस्तक 3 प्रकरणों में बटी हुई है और इसमें 223 छंद हैं और ये एक संदेश काव्य है। एक एक नंबर के प्रश्नों के लिए ये सारी बातें बड़े ही बारीकी से हमें पढ़नी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेगी। 3 प्रकरण में विभाजित, 223 छंदों में, संदेश रासक है और अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे हैं, यानी क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था और जो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति उन्होंने साहित्य में पहचानी, उसका आधार उन्होंने उन 12 ग्रंथों को लिया था, जिसके नाम मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, ये वो 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा और उनमें वीरता की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, और नरपति नाहले की जो रचना है, नरपति नाहले के द्वारा लिखा हुआ और विसल देव रासो जो है ये प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। नरपति नाहले ने जो विसल देव रासो लिखा और विद्यापति की जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये प्रमाणिक रूप में हमें उपलब्ध होती हैं। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। इनमें से जो 11 ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, 2 ग्रंथ अवहट्ठ में लिखे गए हैं और एक मैथिली में लिखा गया है। देखिए, जो 11 ग्रंथ हैं वो तो संस्कृत भाषा के हैं, हिंदी में हम इन 3 को ही शामिल करते हैं। अवहट्ठ के दो अवहट्ठ भाषा में कौन से लिखे गए हैं, एक तो है कीर्तिलता और एक है कीर्ति पताका, और मैथिली में कौन सा लिखा गया है, जो उनकी पदावली पुस्तक है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से भी जाना जाता है, यानी ये विद्यापति के उपनाम हैं। एक एक नंबर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कवि शेखर के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो ये पांचों, ये जो सारे नाम दिए गए हैं, 6 नाम दिए गए हैं, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन और कवि कंठहार, ये विद्यापति के नाम हैं। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। कहानी यानी कहानी। अब उन्होंने अपनी रचना को कहानी कहा है, इसका क्या तात्पर्य है, क्योंकि ये जो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, ये उनकी प्रारंभिक रचना है।
उसके बाद जैसे उन्होंने पदावली लिखी जो उसकी प्रसिद्धि का आधार है, लेकिन पदावली की जो भाषा है उसका जो उत्कृष्ट रूप है वो हमें इसमें कीर्तिलता में देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसीलिए खुद विद्यापति ने इसको एक कहानी के रूप में कहा है कि ये एक कहानी है। विद्यापति की जो कीर्तिलता है वो ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य दो हैं ये कोटि। तो जैसे प्रबंध काव्य में कथा आपस में गुथी हुई होती है, तो प्रबंध काव्य है विद्यापति की कीर्तिलता। इसमें कीर्ति सिंह के द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। जो विद्यापति के पहले जिस राजा के आश्रय में वो रहे वो कीर्ति सिंह ही थे और उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये लिखी कीर्तिलता। इसमें कीर्ति सिंह के द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन इस रचना में हमें मिलता है। कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ चित्रण किया है इसमें, और कीर्ति पताका अभी तक सूचना मात्र के रूप में ही उपलब्ध होता है। पदावली विद्यापति की जो मैथिली भाषा में रचित पुस्तक है पदावली, ये विद्यापति के यश का आधार है, इसी से उनको प्रसिद्धि मिली। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक सांसारिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन वैसंधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। देखिए वैसंधि में कवि ने क्या दिखाया है, जो जीवन के उल्लास हैं, उत्साह हैं, उसके प्रतीक के रूप में कवि ने वैसंधि को लिया है। यानी जो किशोरावस्था आती है और जो यौवन का विकास, जो शारीरिक बदलाव मात्र, यानी यौवन का जब विकास होता है तो उसको कवि ने शारीरिक मात्र बदलाव के रूप में नहीं लिया, बल्कि जीवन में आशा और विश्वास के प्रतीक के रूप में यहाँ पर कवि ने वैसंधि का चित्रण किया है। विद्यापति की जो पदावली है वो भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफ़ी विवाद हैं। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत, यानी जो प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत जो पद हैं उसमें दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण, इनके आराधना गीत को शामिल किया गया है और इन्हीं के आधार पर विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो क्या कहते हैं विद्यापति के विषय में, कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका राधा और कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में हमें नहीं समझना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। मिथिला में विद्यापति को कोई भी वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही उन्हें भक्त कहता है। यानी मिथिलावासी जो हैं वो विद्यापति को ना तो वैष्णव के भक्त मानते हैं और ना ही उनको भक्त कवि कहते हैं। जबकि बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भी मानते हैं और भक्त कवि भी मानते हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। मिथिला में विद्यापति को वैष्णव और भक्त नहीं मानते, जबकि बंगाल में विद्यापति को वैष्णव और भक्त मानते हैं। आगे देखिए, बीसल देव रासो, अब यहाँ पर वर्णन है बीसल देव रासो में क्या दिखाया गया है। जो शाकंभरी नरेश हैं बीसल देव हैं और भोज परमार की पुत्री राजमती, इनके विवाह का वर्णन, इनका वियोग वर्णन और उनके पुनर्मिलन का वर्णन इसमें दिखाया गया है। यह प्रधानतः एक, यानी इसमें श्रृंगारी काव्य है, श्रृंगार रस का वर्णन है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला जो 12 मासा वर्णन है वो सबसे पहले हमें बीसल देव रासों में ही देखने को मिलता है। यानी 12 मासा का वर्णन जो जायसी की पद्मावत में भी है वो सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है, बीसल देव रासों में। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका ये उपलब्ध नहीं हैं। हमीर विषयक एक पद, यानी हमीर रासो जो हैं उसके संबंध में जो एक पद है वो हमें प्राकृत पेंगलम में देखने को मिलता है, जिससे ये प्रमाण होता है कि हमीर रासो भी कोई ग्रंथ लिखा गया। जगनिक कृत परमाल रासो, यानी जगनिक कवि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है परमाल रासो, उसको आलह के रूप में ही पहचाना जाता है। यानी उसका दूसरा नाम क्या है, आला खंड। ये एक प्रकार का लोकगान है जो विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर मैं कहूँगी उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में या उत्तर प्रदेश में इन गीतों का प्रचलन है। एक वीरता के रूप में इन गीतों को गाया जाता है। आला और उदल नाम के जो सैनिक थे उनकी वीरता के रूप में इनको गाया जाता है। खुमान रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। खुमान रासो किसने लिखी,
दलपति विजय ने। इसमें 9वीं शताब्दी में जो खुमान का युद्ध हुआ था उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। मेवाड़ के परवर्ती जो बाद के शासक थे, जैसे महाराणा प्रताप है, राज सिंह है, इनका वर्णन है। और इससे ये प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो का वर्णन यहाँ पर है। ये हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है और इसके रचयिता है चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे और उनके अंतरंग, उनके गहरे मित्र भी थे। उन्होंने इसमें पृथ्वीराज रासो की वीरता का वर्णन इसमें किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आदिकाल के विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।